हेलो दोस्तों, ये यूपी टेट सी टेट सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बाल मनोविज्ञान का वीडियो है। देखिए, इसका दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये है, इसमें देखिए आप पहला जो है शिक्षा के बारे में थोड़ा जानिए क्या है। देखिए, शिक्षा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको वही बताया जाएगा। देखिए, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। ये पॉइंट जो है, ऐसे ही पॉइंट आपको पूछेगा। ये पॉइंट जो है स्वामी विवेकानंद ने बोला था, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। अब देखिए, प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक सुकरात के अनुसार देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अरस्तु, ये अरस्तु के अनुसार है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है। जॉन डीवी के शब्दों में शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाएगी। अब महात्मा गांधी के अनुसार देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। यानी सारे बालक के मस्तिष्क, आत्मा का सर्वोत्तम विकास से है। देखिए, वास्तव में शिक्षा मानव व्यवहार का परिशोधन है। अब देखिए, उपनिषद, इसमें तो कोई उपनिषद छोड़ दिए। अब देखिए, मनोविज्ञान का अर्थ, ये इम्पोर्टेंट। मनोविज्ञान का अर्थ देखिए, मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। ये आपको पता होना चाहिए। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। देखिए, मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। अर्थात कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी तथा लोगोस से मिलकर हुई है। साइकी शब्द का अर्थ होता है आत्मा। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट। साइकी शब्द का अर्थ होता है आत्मा तथा लोगोस शब्द का अर्थ है अध्ययन। अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। यानी साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। देखिए, प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शनशास्त्र का अंग था, लेकिन दर्शनशास्त्र से अलग होने के प्रयास में मनोविज्ञान के अर्थ में अनेक बार परिवर्तन हुआ। अर्थात काल चक्र के अनुसार मनोविज्ञान का विषय बदलता गया। अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बन गया। काल के अनुसार देखिए, मनोविज्ञान का विषय जो है व्यवहार का अध्ययन है। ये इम्पोर्टेंट। मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन है या बन गया। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा प्राचीन के बारे में देख लीजिए। ये प्राचीन या ग्रीक युग में विचारक प्लेटो और अरस्तु मनोविज्ञान का विषय आत्मा माना है। मनोविज्ञान का विषय आत्मा को मनोविज्ञान माना है कौन? प्लेटो और अरस्तु। ये प्राचीन काल में, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, मध्य युग में, सेकंड है मध्य युग में, पोम्पोनाजी मनोविज्ञान का विषय मन को मानते हैं। मन को मनोविज्ञान का विषय मानते हैं कौन? पोम्पोनाजी। अब देखिए, आधुनिक युग में विलियम वुड और जेम्स सली मनोविज्ञान का विषय चेतना को माना है। जैसे देखिए, चौथा देखिए, समकालीन मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ। देखिए, इसमें चार हैं। देखिए, समकालीन वाले में देखिए इसमें चार हैं। B.F. स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ और वाटसन। मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का विज्ञान माना, ये मान्य है। ऊपर जो तीनों मान्य नहीं था, ये मान्य है। इसको इसी के आधार पे आज आपका पूरी बुक है। जैसे B.F. स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ और वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। अब देखिए, आपको ऐसे ही मतलब ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अब पूछ लिया कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कौन माना है, तो प्लेटो और अरस्तु। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कौन माना है? पोम्पोनाजी। ऐसे ही जैसे मान लीजिए, अब आपको दे दिया प्लेटो और अरस्तु के अनुसार मनोविज्ञान है, तो आप बोलेंगे आत्मा का विज्ञान है। पोम्पोनाजी के अनुसार मन का विज्ञान है मनोविज्ञान। आधुनिक युग में विलियम वुड्स और जेम्स सली के अनुसार मनोविज्ञान है चेतना का विज्ञान है मनोविज्ञान।
अब ये देखिए समकालीन, ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है समकालीन वाला। B.F. स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ और वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान है। अब निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मानव जाति के ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ मनोविज्ञान के अर्थ में कई बार परिवर्तन हुआ है। देखिए 4 बार परिवर्तन हुआ है ना मनोविज्ञान के अर्थ में। 4 पॉइंट है, व्यवहार वाला इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ देखिए, अब देखिए वही ऊपर वाला जो दे दिया, देखिए अब व्यवहार मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कौन माना है, तो अभी आप ऊपर पढ़े हैं, अभी आप ऊपर देख रहे हैं स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ और वाटसन चारों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए चेतना का विज्ञान कौन माना है, तो विलियम जेम्स और विलियम वुड्स। और मन का विज्ञान, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कौन माना है, पोम्पोनाजी। और मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कौन माना है, प्लेटो और अरस्तू। अभी ऊपर आप देखें, अब देखिए वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। वाटसन के अनुसार, देखिए वाटसन वाला इम्पोर्टेंट है। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। अब देखिए मैकडूगल, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखिए मैकडूगल वाला। मैकडूगल का देखिए, मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान क्या है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल के शब्दों में मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अब देखिए शिक्षा शास्त्र में व्यवहार का परिमार्जन है, तो व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, और मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन या मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो अध्ययन की इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक काल्सनिक का मत है कि शिक्षा और मनोविज्ञान के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में से एक प्लेटो का भी था, जो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दिया था। अब देखिए यहाँ से आपको एक पॉइंट ये मिल गया, देखो प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या था, तो आपको पता होगा पुस्तक का नाम रिपब्लिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बताना है प्लेटो की पुस्तक का नाम रिपब्लिक दिया था। इसलिए रूसो रिपब्लिक को न्यायशास्त्र का ग्रंथ न मानकर शिक्षा शास्त्र का ग्रंथ माना, लेकिन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्किनर महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु से माना है। अब देखिए प्लेटो के शिष्य अरस्तु, मतलब अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो। अब देखिए वास्तव में शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय सामाजिक समझौतावादी, राजनीतिक एवं प्राकृतिकवादी विचारक जीन जैकस रूसो के सिद्धांत से में मिलता है, जिसने अपनी पुस्तक एमिल, अब देखिए यहाँ पॉइंट एक मिल गया आपको, रूसो की पुस्तक का क्या नाम है, एमिल रूसो की पुस्तक। ऊपर अभी आप देखे हैं, देखिए ये रूसो की पुस्तक नाम एमिल है, और वहाँ पे आप इनकी किसी पुस्तक की, प्लेटो की पुस्तक का नाम रिपब्लिक है, और रूसो की पुस्तक का नाम एमिल है। एमिल में शिक्षा शास्त्रियों का अध्ययन बालक की शिक्षा की ओर दिया है। अब देखिए अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था के प्रयास से 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। देखिए अभ्यास एवं रूढ़ि सिद्धांत के प्रवर्तक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। अब देखिए प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है किसे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को। अब देखिए क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम शिक्षा मनोविज्ञान 1913 में अधिक व्यवस्थित ढंग से शिक्षा मनोविज्ञान पर चिंतन प्रारंभ किया था, और 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट शाखा या विषय के रूप में विकसित हुआ। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए पहला, मनोविज्ञान का विषय चेतना है, किसका मत है। देखिए अभी आप ऊपर पढ़िए, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आप जानिए, आपको देखना है ऐसे ही। देखिए मनोविज्ञान का विषय चेतना किसका मत है, विलियम जेम्स का। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सब, विलियम जेम्स का। देखिए मनोविज्ञान का विषय आत्मा है, किसका मत है, प्लेटो का।
साइकी और लोगोस शब्द किससे बना है? यूनानी शब्द से, यूनानी भाषा से। मनोविज्ञान आचरण में व्यवहार का यथार्थ विज्ञान किसका मत है? मैकडूगल का। नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था कहाँ है? अमेरिका में है। देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको इसमें ज़रूर, वो थ्योरी आप नहीं देखें लेकिन इसको आप ज़रूर देखना। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भी 5 ही पॉइंट हैं। अब देखिए शिक्षा वो केवल परिभाषा था। देखिए मेन पॉइंट देखिए, वंशानुक्रम तथा वातावरण। देखिए वंशानुक्रम की समानताओं एवं विभिन्नताओं की उपस्थिति का प्रारंभिक आभास ग्रीस देश के दार्शनिक पाइथागोरस और अरस्तु के विचारों में मिलता है। ग्रीस देश के दार्शनिक कौन है? पाइथागोरस और अरस्तु। अब देखिए लेकिन 1865 में यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के ब्रूनो नामक शहर के प्रमुख पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल वंशागति के मूल नियम बनाकर आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली। आधुनिक, अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से मिलेगा, आधुनिक आनुवंशिकी की नींव किसने डाली? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। अब देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी की जंतु सिद्धांत की खोज के लिए उद्यान मटर, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम को चुना। पाइसम सैटाइवम को। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट आपको मिल गया। मटर का वैज्ञानिक नाम, देखिए मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सैटाइवम। ये ऐसे पॉइंट आपको देखना है। अब देखिए आनुवंशिकी मतलब आनुवंशिक सिद्धांत 1866 में छपी। इसमें ये सब छोड़िए, 34 वर्ष। ग्रेगर जॉन मेंडल को वंशानुगति नियम का जनक माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ग्रेगर जॉन मेंडल को वंशानुगत नियम का जनक माना जाता है। आपसे पूछेगा वंशानुगत नियम के जनक कौन है, तो आप ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखिए आनुवंशिकता से तात्पर्य शारीरिक और मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। वातावरण से तात्पर्य, वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर से ढकने वाला। दूसरे शब्दों में वातावरण से तात्पर्य उन सभी तरह की उत्तेजनाओं से होता है जो गर्भाधारण से मृत्यु तक उसे प्रभावित करता है। अब देखिए यहाँ से पूछे, उन सभी उत्तेजनाओं से होता है जो गर्भाधारण से मृत्यु तक उसे प्रभावित करता है। कोई भी उद्दीपन या घटना व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक वातावरण में तभी सम्मिलित मानी जाती है जब वह व्यक्ति को प्रभावित करे। ये तो केवल ऐसे ही बेस है आपका। देखिए व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे, आनुवंशिकता से व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है। देखिए आनुवंशिकता से व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है। अब देखिए तथा वातावरण उस रचना तंत्र की चार दीवारी के अंतर्गत व्यवहार की एक निश्चित दिशा में विकसित करता है। देखिए मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा होता है। प्राणियों के विकास एवं व्यवहार का अध्ययन करते समय मनोवैज्ञानिकों ने 2 प्रमुख कारकों पर जोर दिया है, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम यह जन्मजात व प्राकृतजन्य होता है और वातावरण अर्जित व पोषण आधारित होता है। अब देखिए जैविक मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं, जबकि वातावरणवादी मनोवैज्ञानिक बालक के विकास में वातावरण को सर्वाधिक महत्व देते हैं। लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का ही योगदान को स्वीकार करते हैं। यानी इस प्रेजेंट टाइम में बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए वुडवर्थ का मत है कि बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसका विकास का स्तर निश्चित है। दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकसित होना संभव नहीं है। अच्छे पोषण से अच्छे फल मिलेंगे, जबकि कुपोषण से निम्न स्तर के ही फल प्राप्त होंगे। बीएन झा के शब्दों में वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का पूर्ण योग है। बीएन झा के शब्दों में वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। वंशानुक्रम एक अमूर्त
तथा जैविक दृष्टि से अत्यंत जटिल धारण है। देखिए अब वो ये इम्पोर्टेंट है, वंशानुक्रम एक अमूर्त तथा जैविक दृष्टि से अत्यंत जटिल धारण है। वंशानुक्रम के सामान्य नियम, कुछ नियम इसके जान लीजिए कौन से हैं। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, समानता का नियम, बीजकोश की निरंतरता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का सिद्धांत, मृत एवं पितृ, मातृ एवं पितृ पक्ष का नियम, संयोग का नियम। देखिए विकासवादी सिद्धांत के समर्थक लेमार्क ने अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम का समर्थन करते हुए कहा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। अर्जित किया जाता है उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। लेमार्क ने कहा है कि जिराफ पशु की गर्दन पहले घोड़े की समान थी, लेकिन विशेष परिस्थितियों के कारण वह लंबी हो गई और बाद में उसकी लंबाई गर्दन का गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित होने लगा। वंशानुक्रम वंशसूत्र वंशानुक्रम देखिए थोड़ा सा लेंदी टाइप हो गया है। मानव जाति में वंशसूत्र की कुल संख्या 46 से 23 जोड़ी होती है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जितने भी हाईलाइटेड हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, मानव जाति में वंशसूत्र की कुल संख्या कितनी 46 या 23 जोड़ी होते हैं। अगर हम जोड़ी देगा तो 23 जोड़ी, अगर हम पूछेगा कुल कितनी संख्या तो आप बोलेंगे 46 वंशसूत्र की। अब देखिए यक्ष वंशसूत्र लंबे छड़ीनुमा होते हैं। जो यक्ष वंशसूत्र हैं ये लंबे छड़ीनुमा होते हैं। वाई वंशसूत्र छोटे व गोल होते हैं। माता के अंड में केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पिता के शुक्राणु में एक्स तथा वाई दोनों प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। यानी बॉयज में एक्स वाई दोनों होते हैं, गर्ल्स में केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं। अब इसमें देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मानव जाति में वंशसूत्र की कुल संख्या 46 है, जिसमें 23, अगर हम जोड़े पूछे 23, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए निषेचित अंड में जब यक्ष, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। निषेचित अंड में जब यक्ष लिंग वंशसूत्रों का संयोजन होता है तब संतान लड़की होती है। यानी जब, जैसे आपको पता है कि महिला में यक्ष होता है, पुरुष में एक्स वाई दोनों होता है। अगर पुरुष का यक्ष महिला संयोग करे तो क्या होगा, लड़की होगा। और जैसे महिला में यक्ष होगा पुरुष में अगर वो वाई संयोग करेगा तो लड़का होगा। देखिए अभी इसमें दिया है। इसके विपरीत निषेचित अंड में जब यक्ष वाई वंशसूत्र का संयोजन होता है तब संतान लड़का होता है। जैसे यक्ष क्या है, ये यक्ष जो है एक महिला को हो गया, ये वाई जो पुरुष को हो गया। अगर में दोनों यक्ष है तो लड़की होगी, अगर हम दोनों यक्ष वाई है तो लड़का होगा। देखिए एक दृष्टि में यहाँ से थोड़ा समझ जाइए। लड़कों के अधिक जन्म लेने का कारण संभवतः यक्ष गुणसूत्र की तुलना में वाई गुणसूत्र का कुछ हल्का होना है। देखिए वंशानुगत वातावरण, देखिए शिक्षा जगत में वंशानुक्रम तथा वातावरण का महत्व, इसमें कुछ ज़्यादा देखना नहीं, केवल ये देखिए आधुनिक शिक्षा जगत में बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आधुनिक शिक्षा जगत में बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। आधुनिक शिक्षा जगत में बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। अतः बालक के विकास को प्रभावित करने वाले इन दोनों ही कारकों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। दोनों कारकों मतलब क्या, वंशानुक्रम और वातावरण। बालक को वंशानुक्रम में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय है। इन अवांछनीय प्रवृत्तियों या तत्वों पर ध्यान देकर उसे विकसित होने से पहले समाप्त किया जा सकता है। अब देखिए इम्पोर्टेंट कुछ है। क्रोमोसोम्स में एक विशेष संरचना होती है जिसे जीन कहा जाता है। इन्हीं जीन्स के द्वारा माता पिता गुण उसके बच्चों को प्रभावित करते हैं। जैसे जीन में 2 जैविक अणु होते हैं, ये तो सबको पता है, आरएनए और डीएनए आरएनए। डीएनए मतलब डॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का रिबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन से है, इसमें देखिए इस जो सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे। पहला, ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ, ब्रूनक।
अब देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे, ये आपको बताना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। और ग्रेगर जॉन मेंडल, देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर खोजा है, तो उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम भी आप ऊपर देख चुके हैं। देखिए लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म अधिक क्यों होता है, अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म अधिक क्यों होता है, क्योंकि वाई गुणसूत्र हल्का होने के कारण। अब विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था लैमार्क, विकासवादी, ये देखिए इंपॉर्टेंट, इसमें चार सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक लैमार्क का। वंशानुगत सिद्धांत का जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। वंशानुगत, ये पूरा चैप्टर ही वंशानुगत पर आधारित है, वातावरण पे। बीज में वृक्ष बनने की संभावना रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसका विकास का स्तर निश्चित होता है। किसका मत है, ये कौन का है, वुडवर्थ ने कहा है। ये कौन का है, वुडवर्थ ने कहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। वास्तव में जीन्स द्वारा अनुवांशिक गुणों का संरचना होता है, देखिए हम नोट में भी देख लीजिए। वर्णनता एवं हीमोफीलिया लिंग संलग्न रोग है जो वंशानुगत रोग माने जाते हैं। वर्धंत व्यक्ति लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाता, इसे प्रोटीन दोष या डल्टोनिज्म भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। अब देखिए इसमें क्या कहा, स्पष्ट है कि वर्धांत व्यक्ति कलाकार, डिजाइन सज्जा कलाकार, रेल जहाज कार आदि का ड्राइवर नहीं बन सकता। गोरी प्रजाति में लगभग 8% व काली प्रजाति में 4% मानव इससे प्रभावित हैं, लेकिन इसमें स्त्रियां केवल 1/10 से 1/5 होती हैं। वर्धनता का वर्णन सबसे पहले हॉर्नर ने 1876 में किया था। ये देखिए इंपॉर्टेंट, जैसे जो हाईलाइट है उसको आप देख लीजिएगा, पक्का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब थ्योरी न पढ़े चलेगा, लेकिन इसको आप देख लीजिएगा। वर्णनता का वर्णन सबसे पहले हॉर्नर ने 1876 में किया था। अब देखिए हीमोफीलिया, यह भी मनुष्य का एक लिंग संलग्न रोग है जो वंशानुगत है। देखिए वर्धनता और जो हीमोफीलिया है यह वंशानुगत रोग है। एक समान व्यक्ति में चोट पर औसतन 2 से 8 मिनट में रुधिर का थक्का जम जाता है। एक व्यक्ति में चोट पर औसतन 2 से 8 मिनट में रुधिर का थक्का जम जाता है, जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है। हीमोफीलिया के रोगियों, देखिए हीमोफीलिया के थोड़ा सा एक मिनट, देखिए हीमोफीलिया के रोगियों में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं जमता और रुधिर बराबर बहता रहता है, इसलिए इसे रक्त स्राव रोग भी कहा जाता है। यानी सामान्य व्यक्ति में जब चोट लगता है तो 2 से 8 मिनट में रुधिर का थक्का जम जाता है, लेकिन अगर हीमोफीलिया के रोग हैं तो इसमें प्रोटीन की कमी के कारण, प्रोटीन चूँकि कम होगा तो थक्का नहीं जमता और रुधिर बराबर बहता रहता है, मतलब खून हमेशा बहते रहेंगे, इसलिए इसे रक्त स्राव रोग भी कहते हैं। शीघ्र उपचार न होने के कारण रोगी मर भी सकता है, इसमें मर सकता है। देखिए हेल्डन इस रोग का विस्तृत वर्णन किया है। कौन, इस रोग को विस्तृत वर्णन कौन किया, हेल्डन। देखिए हेल्डन ने इस रोग का विस्तृत वर्णन किया। इसका प्रारंभ जो है महारानी विक्टोरिया से हुआ था। अब ये देखिए हीमोफीलिया वर्णनता का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, महारानी विक्टोरिया से। महारानी के माता पिता में हीमोफीलिया का जीन नहीं था, लेकिन महारानी की संतानों में से कुछ में यह रोग हुआ। अनुमानतः महारानी में यह जीन उत्परिवर्तन के कारण हुआ, क्योंकि महारानी के पति अल्बर्ट भी सामान्य पुरुष थे। अब देखिए अभिवृद्धि में विकास, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्या चैप्टर, क्या छोटे छोटे पॉइंट है, आपको इसको देखना ही अच्छे से। देखिए मानव विकास का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का एक अनिवार्य सोपान है। एक शिक्षक को बालक की अभिवृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। मानव की अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व, जब वह माता के गर्भ में आता है तभी से प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मानव की अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व, जब वह माता के गर्भ में रहता है तभी से प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। यानी जो अभिवृद्धि और विकास का प्रारंभ होता है बालक में, वो गर्भाधान से ही हो जाता है।
अब देखिए मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने अभिवृद्धि को कोशिकी वृद्धि के रूप में व्यक्त करते हुए कहा है कि शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। मतलब शरीर और व्यवहार में कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो वो अभिवृद्धि है, किसके अनुसार? फ्रैंक के अनुसार। जबकि समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वो विकास कहलाते हैं। देखिए फ्रैंक के अनुसार इम्पोर्टेंट पॉइंट यह शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं, जबकि समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वो विकास कहलाते हैं। अब देखिए मनोविज्ञान हरलाक का मत, हरलाक क्या बोले हैं? मनोवैज्ञानिक हरलाक का मत है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं का प्रकट होना ही विकास, अभिवृद्धि और विकास है। देखिए अब अभिवृद्धि और विकास क्रमशः निम्न देखिए अलग अलग। देखिए अभिवृद्धि गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते समय तक उसमें जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं वो अभिवृद्धि है। इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं। इसकी दिशा एवं गति का मापन किया जा सकता है। इसमें परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? अभिवृद्धि में परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। देखिए अभिवृद्धि में परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। देखिए अभिवृद्धि में परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। नोट, अब देखिए एक मिनट, देखिए नोट में क्या? अभिवृद्धि में अधिगम एवं वातावरण द्वारा अर्जित गुणों का स्थान नगण्य होता है। दांत निकलना अभिवृद्धि का घोतक है। दांत निकलना अभिवृद्धि का घोतक है। इसमें अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है। दांत निकलना अभिवृद्धि का घोतक है। इसमें अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है। ये पॉइंट आपको अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। अब देखिए नोट में देख लिए हैं। अब देखिए क्या है? घोतक होता है अर्थात अर्जित गुणों का कोई स्थान नहीं होता। अभिवृद्धि एक जैविक क्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है। एक मिनट, ये देखिए क्या था? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों में नवीन विशेषताएं और अब देखिए विकास, अभिवृद्धि आप देख लिए हैं। अब देखिए विकास क्रम में प्राणी के शारीरिक तथा मानसिक पक्ष में जो कुछ भी प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे हम विकास कहते हैं। यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए इंपॉर्टेंट यही है कि विकास क्या है? जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। इसमें गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। व्यक्ति का विकास मुख्यतः दो तत्वों वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित है। थोड़ा सा इसका PDF सही नहीं है, लेकिन देखिए विकास क्या है? गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विकास में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है, लेकिन अभिवृद्धि में क्या था? अभिवृद्धि में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन था। अभिवृद्धि में देखिए परिमाणात्मक परिवर्तन था। और अभिवृद्धि जो मूर्त का घटक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसमें काफ़ी समय लिए। देखिए वृद्धि तथा विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। विकास के सिद्धांत निम्नवत है जिनसे विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। देखिए क्या क्या है विकास के नियम। देखिए पहला, निरंतर विकास सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, वंशानुक्रम वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, परिमार्जितता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है? वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व निम्नवत है, जैसे पौष्टिक भोजन, सांस्कृतिक, परिवार में स्थान, बुद्धि, स्राव ग्रंथियाँ, वंशानुक्रम, वातावरण। परीक्षा उपयोगी में देखिए क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ अवस्थाओं की दौड़ से होते हुए अंतिम अवस्था प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है।
विकास की निम्न अवस्थाएं हैं, जैसे देखिए क्या है। पहला गर्भाधान अवस्था, गर्भाधान से जन्म 9 माह 10 दिन, गर्भाधान से जन्म 9 माह 10 दिन। अब शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद की। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसे ज़रूर से देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है गर्भाधान अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। देखिए थॉर्नडाइक का मत है कि शैक्षिक दृष्टि से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था का अत्यधिक महत्व है। विकास के 5 पक्ष हैं। देखिए कौन से 5 पक्ष हैं विकास के। पहला शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास। ये विकास के 5 पक्ष हैं। वृद्धि तथा विकास के 2 आधार वंशानुक्रम तथा वातावरण हैं। इन दोनों आधार की परस्पर अंतरक्रिया के फलस्वरूप प्राणी का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, नैतिक विकास होता है। वृद्धि तथा विकास के 2 प्रमुख कारण परिपक्वता अधिगम है। देखिए परिपक्वता अधिगम क्या है। देखिए परिपक्वता वास्तव में परिपक्वता आंतरिक अंगों तथा वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों का समय के साथ दृढ़ता की स्थिति को प्राप्त करना है। अधिगम से तात्पर्य वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, अर्थात अर्जित गुणों को प्राप्त करना है। अधिगम, अर्जित गुणों को अधिगम। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देखना है। विकास के प्रमुख सिद्धांत और प्रवर्तक। पहला देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग। दूसरा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रॉयड। तीसरा भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिकसन। देखिए पहला नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रॉयड ने। देखिए भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की। ये भाषा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिकसन। अब देखिए इसमें 2-3 पॉइंट और हैं। देखिए पहला, वृद्धि और विकास के कितने तत्व होते हैं? 2, परिपक्वता और वातावरण। ये जो अभी आप थ्योरी पढ़े उसी से रिलेटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ज़रूर से 2-3 बार देख लेना है। देखिए अभिवृद्धि के लिए अधिगम की आवश्यकता है या नहीं? नहीं, अभिवृद्धि के लिए अधिगम की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी आप ऊपर पढ़े हैं। अब देखिए व्यक्तित्व मापन के लिए मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था। नैतिक विकास के लिए 3 स्तर और 7 सोपान का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। और संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाओं का उल्लेख जीन पियाजे करते हैं? तो 4 अवस्थाओं की। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? संज्ञात्मक, गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और औपचारिक। औपचारिक को अमूर्त भी कहा जाता है। देखिए अब शैशवावस्था में देखिए जिससे अभी पढ़े अवस्था कितने प्रकार की है। शैशवावस्था मुख्यतः 3 ही है, 4 उसमें दिखाया था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। और उसमें लेंगे तो प्रौढ़ावस्था एक और ले लेंगे। तो देखिए पहला क्या है? शैशवावस्था। अब देखिए शैशवावस्था को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला शैशवकाल, जन्म से 3 वर्ष तक। और दूसरा पूर्व बाल्यकाल, 3 से 6 वर्ष तक। देखिए शैशवावस्था में नवजात शिशु का विकास होता है। यह वह अवस्था है जो बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है। देखिए शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। एक मिनट थोड़ा। देखिए वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। यार कलर तो कोई साला सही नहीं हो। ठीक है देखिए अब देखिए नेक्स्ट देखिए काल कहा है, जबकि फ्रॉयड का मत है कि
मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से वेलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है, जबकि फ्रायड का मत है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष प्रारंभ के 4-5 वर्ष में बन जाता है। शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट लैटिन भाषा के शब्द इन व फरी से मिलकर बना है। इन का अर्थ होता है नहीं तथा फरी का अर्थ होता है बोलना। इस प्रकार इन्फेंट का अर्थ हुआ बोलने के अयोग्य, नहीं बोलना या बोलने का अयोग्य। इन्फेंट का अर्थ हुआ बोलने का अयोग्य। ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए, सामान्यतः 3 वर्ष का बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ करता है, इसलिए तकनीकी दृष्टि से जन्म से 3 वर्ष की आयु तक की अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। अब देखिए, जन्म से 3 वर्ष की अवधि को शैशवावस्था कहते हैं, जबकि 3 से 6 वर्ष की आयु को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। जबकि 3 से 6 वर्ष की आयु को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। देखिए, विकास के पक्ष के दृष्टिकोण से अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक तथा नैतिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक क्षमता में तीव्रता, सीखने की तीव्रता, दोहराने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति पर निर्भरता और स्वप्रेम शैशवावस्था में शिशु के अंदर होता है। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है। स्वप्रेम की भावना, जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं, अत्यंत प्रबल रूप में रहता है। स्वप्रेम मनोवैज्ञानिक फ्रायड यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर स्वप्रेम की भावना के लिए नार्सिसिज्म शब्द का प्रयोग किया है। देखिए, इसको थोड़े संवेग का प्रदर्शन, देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नोट देखिए, 2 वर्ष के बच्चा में 4 संवेगों का उदय हो जाता है। पहला क्या है, 2 वर्ष के तक बच्चे में 4 संवेगों का उदय हो जाता है। देखिए, पहला क्या है, भय, क्रोध, पीड़ा और प्रेम। जबकि भारतीय मनोवैज्ञानिक संपूर्ण जीवन काल में 2 संवेगों का ही अस्तित्व बताते हैं, राग और द्वेष। देखिए, मूल प्रकृति पर आधारित कीड़ा, ये सब तो कोई नहीं है। चम्मच को चूसना, देखिए ये क्या है। फ्रायड तथा मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति तीव्र होती है। वह अपनी काम प्रवृत्ति की भावना को माता का स्तनपान, हाथ पैर के अंगूठे को चूसना, चम्मच को चूसना इत्यादि क्रियाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। लड़कों में अपनी माँ के प्रति प्रेम तथा लड़कियों में पिता के प्रति प्रेम भाव का उदय होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लड़कियों में अपनी माँ के प्रति प्रेम और लड़कों में अपने पिता के प्रति प्रेम भाव का उदय होता है। फ्रायड ने लड़कों के मातृ प्रेम भाव को ओडियस भावना ग्रंथि नाम से तथा लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि के नाम से संबोधित किया है। कौन? फ्रायड ने। देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फ्रायड ने लड़कों के मातृ प्रेम भाव को ओडियस भावना ग्रंथि नाम से तथा लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि के नाम से संबोधित किया है। इन ग्रंथियों का उल्लेख भी यूनानी पौराणिक कथा में है। पिता प्रेम भाव से संबंधित ग्रंथ पिता के लिए धनात्मक तथा सकारात्मक है। मातृ प्रेम भाव से संबंधित ग्रंथ यह माता के सकारात्मक धनात्मक। फ्रायड का ऐसा मत है। शैशवावस्था की विशेषता देखिए कौन कौन से हैं। शारीरिक विकास तीव्र होता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास तीव्र होते हैं शैशवावस्था में। सामाजिक विकास बीज रूप में। संज्ञानात्मक विकास तीव्र होता है। नैतिक विकास का बीज रूप में। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। दोहराने की प्रवृत्ति होती है। आत्म प्रेम की भावना होती है। पर निर्भरता होती है। कल्पना की सजीवता होती है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। ये सब शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। अब देखिए, अभी दूसरे बालकों में देखिए रुचि, काम प्रवृत्ति, जिज्ञासा प्रवृत्ति, संवेगों का प्रदर्शन, अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति, अपरिपक्वता,
अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, प्रत्यात्मक अनुभव द्वारा सीखना, स्वप्रेम भावना का विकास। अब देखिए सहस्त्रावस्था के बारे में मनोवैज्ञानिकों का मत क्या है। देखिए अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सब। सहस्त्रावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। एडलर का लेवन। कौन कहा है? एडलर। मनुष्य जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। सिगमंड फ्रायड। ये देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत ही। सिगमंड फ्रायड। 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की हालत में रहते हैं। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्न की हालत में रहते हैं। कौन कहा यार? थॉर्नडाइक ने कहा है। सहस्त्रावस्था सीखने का अनोखा काल है। वैलेंटाइन ने। देखिए सहस्त्रावस्था सीखने का अनोखा काल है। वैलेंटाइन ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है। रूसो का लेना। कौन बोला था? रूसो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सहस्त्रावस्था में शारीरिक विकास। देखिए सहस्त्रावस्था में शारीरिक विकास, सहस्त्रावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की उम्र तक शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। जन्म से 3 वर्ष तक शारीरिक विकास तीव्र होता है। लंबाई, और देखिए जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितना होता है? 51 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं, ये सब आपको रटना है। देखिए जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितना? 51 सेंटीमीटर। 51 सेंटीमीटर। देखिए बालक जन्म के समय बालिकाओं से 1/2 सेंटीमीटर अधिक लंबा होता है। ये इम्पोर्टेंट है। जन्म के समय लड़के जो हैं लड़कियों से आधा सेंटीमीटर अधिक लंबे होते हैं। 1/2 सेंटीमीटर अधिक लंबे होते हैं। सहस्त्रावस्था की संपूर्ण अवधि में बालकों की लंबाई बालिकाओं की लंबाई से अधिक होती है। प्रथम वर्ष में शिशु की औसत लंबाई 73 सेंटीमीटर रहती है। प्रथम वर्ष में शिशु की औसत लंबाई 73 सेंटीमीटर तक रहती है प्रथम वर्ष में। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है। बालक जन्म के समय बालिकाओं से 1/2 सेंटीमीटर अधिक लंबे होते हैं। प्रथम वर्ष में शिशु की औसत लंबाई 73 सेंटीमीटर होती है। ये सारे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे पॉइंट इतना ही आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। देखिए भार। देखिए ये तो लंबाई की बात होगी। भार में देखिए जन्म से लेकर संपूर्ण सहस्त्रावस्था के दौरान बालक का भार बालिकाओं के भार से अधिक होता है। नवजात शिशु का भार लगभग 3 किलोग्राम होता है या 9 पाउंड होता है। देखिए नवजात शिशु का भार लगभग 3 किलोग्राम होता है या 9 पाउंड होता है। मस्तिष्क देखिए नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई का 1/4 होती है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए नवजात शिशु का सिर उसके सिर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई का 1/4 होता है। तीसरा पॉइंट देखिए जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। 6 वर्ष की अवस्था तक बढ़ते बढ़ते मस्तिष्क का भार 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। जो दिमाग का भार होता है जन्म के समय 350 ग्राम होता है। 6 वर्ष की अवस्था तक मतलब सहस्त्रावस्था तक ये भार बढ़कर 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है, जो कि प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क के भार का लगभग 90% होता है। हड्डियाँ। देखिए हड्डियों के बारे में जान लीजिए। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है। हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन एवं खनिज तत्व पाए जाते हैं। दांत। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं। लगभग 6ठे माह में दूध के अस्थायी दांत निकलते हैं। देखिए जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं, ये तो अब देख लिए। देखिए लगभग 6ठे माह में दूध के अस्थायी दांत निकलते हैं। अस्थायी दांत निकलते हैं शिशु को जन्म के लगभग 6वें माह में निकलते हैं। 1 वर्ष में दूध के देखिए ये पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। 1 वर्ष में दूध के सभी 20 दांत निकल जाते हैं और 6 वर्ष की अवस्था में 1 या 2 अस्थायी दांत निकल आते हैं।
मतलब शस्यावस्था के लास्ट समय तक 1 या 2 अस्थायी दाँत निकल जाते हैं और 1 वर्ष में दूध के सभी 20 दाँत निकल जाते हैं। दूध के कितने दाँत होते हैं? 20। देखिए दूध के 20 दाँत होते हैं, सभी निकल आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए अभी यहाँ पे फिर देखिए, सहस्रावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। सहस्रावस्था के प्रथम जो 3 वर्ष में शिशु का जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। सहस्रावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। देखिए जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का रंग अस्थायी होने लगता है। शिशु के जब जन्म होता है उसके 15 दिन बाद उसके रंग जो है वो अस्थायी होने लगता है। गेसल का कथन है कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से दोगुना सीख लेता है। जब शिशु को क्रोध आता है तो वह क्रोध को क्रिया या वाणी द्वारा अभिव्यक्त करता है। मतलब कुछ कर तोड़ने फोड़ने लगेगा या तो फिर चिल्लाने रोने लगेगा, वो क्रोध को व्यक्त करता है। जन्म के समय शिशु में उत्तेजना संवेग के रूप में रहता है, लेकिन बाल वैज्ञानिकों का मत है कि शिशु में मुख्यतः 4 संवेगों का अस्तित्व रहता है: प्रेम, भय, पीड़ा, क्रोध। ये चारों जो है संवेग हमेशा आपको याद रहना चाहिए। ये मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शिशु में मुख्यतः 4 संवेग रहते हैं: प्रेम, भय, पीड़ा तथा क्रोध। अब देखिए शिशु में पहले अकेले खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती थी। शिशु के साथ हमेशा सकारात्मक अवधारणा रखनी चाहिए, जैसे प्रेम, शिष्टता, नैतिकता और सहानुभूति जैसे व्यवहार करना चाहिए। शिशु कल्पना जगत में रहता है और उसी को वास्तविक समझता है। मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानी को महत्व दिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब। इसको अवश्य आप देखिए 2-3 बार। अब देखिए शिशु में आत्म प्रदर्शन की भावना होती है। शिशु को खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। शिशु को खेल द्वारा शिशु की शिक्षा व्यवस्था में कहानी एवं सचित्र पुस्तकों का विशिष्ट स्थान होना चाहिए। शिशु सबसे पहले अपने माता को पहचानता है। शिशु सबसे पहले अपने माता को पहचानता है। अब देखिए कितने वर्ष में बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है? तो 3 वर्ष में। 3 वर्ष का बालक जो है वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है। कौन सी अवस्था दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र रहती है? सहस्रावस्था में। किस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति जो बालकों की तीव्र रहती है, सबसे ज़्यादा रहती है? सहस्रावस्था में। सहस्रावस्था मतलब 6 वर्ष तक। फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि। फ्रायड के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। और फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? 71 सेंटीमीटर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख चुके हैं ऊपर। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, जो 1 साल में आ जाते हैं। देखिए बाल्यावस्था में विकास। जैसे सहस्रावस्था आप देखिए जन्म से 6 वर्ष रहा। अब बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष है। देखिए बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया। पहला 6 से 9 वर्ष को संचय काल कहते हैं, दूसरा 9 से 12 वर्ष को परिपक्व काल कहते हैं। और देखिए सहस्रावस्था में भी 2 पार्ट था। पहला क्या था? सहस्र काल जन्म से 3 वर्ष, फिर 3 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यकाल कहा गया था। और इसमें बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष है, इसमें 2 पार्ट है। 6 से 9 वर्ष को संचय काल और 9 से 12 तक परिपक्व काल। देखिए इसमें थोड़ा सा देख लीजिए थ्योरी। बाल्यावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ करता है, जो समवयस्क बच्चों के साथ बढ़ती अंतरक्रिया का परिणाम होता है तथा उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ इसी अवस्था में होता है, क्योंकि इस अवधि में बालक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ करता है। इसलिए शिक्षाशास्त्रियों इसे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। देखिए इसलिए शिक्षाशास्त्री इसे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। किसे? बाल्यावस्था को। देखिए बालक में स्फूर्ति अधिक होती है, इसलिए इसे स्फूर्ति अवस्था भी कहा जाता है। किसे? बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है बाल्यावस्था को। और विद्यालय में प्रवेश की अवस्था भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये थ्योरी पढ़ने से आपको पता चलेगा ये सब, इसलिए पढ़ रहे हैं। खेलकूद में अधिक सक्रिय होने के कारण उसके शरीर में स्फूर्ति रहती है, साथ ही भ्रमण करने की इच्छा रहती है। कुछ शिक्षाशास्त्री इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि खेल कूद से उसका वस्त्र सदैव गंदा होता है।
तो गंदी अवस्था भी किसे कहते हैं? गंदी अवस्था भी बाल्यावस्था को कहते हैं। गंदी अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को समगात्मक विकास की अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था को समगात्मक विकास का अनोखा काल कौन कहा है? कोल एवं ब्रूस ने। कोल एवं ब्रूस ने शैशवावस्था के समान बाल्यावस्था में संवेगों को तीव्रता एवं उग्रता नहीं रहती, बल्कि संवेगों में सामाजिकता का भाव रहता है। बाल्यावस्था में बालक संवेगों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की निम्न 4 अवस्थाएं बताई है जो निम्नवत है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीन पियाजे का। देखिए जीन पियाजे का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की निम्न 4 अवस्थाएं बताई। पहला क्या है? समगात्मक गामक अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था। दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा क्या? मूर्त संक्रियात्मक। और चौथा क्या? अमूर्त या औपचारिक संक्रिया अवस्था है। देखिए 4 अवस्था कौन है? ये जीन पियाजे ने दिया था। अब देखिए जिसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने 2 वर्गों में बांटा है। पहला क्या है? पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष और अंत प्रज्ञ काल 4 से 7 वर्ष। अंत प्रज्ञ काल का संबंध शैशवावस्था के अंत और बाल्यावस्था के प्रारंभ से होता है, जिसमें सामाजिकता का ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में वह पोस्टमैन, पुलिसमैन, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, नेता, अभिनेता और अभिनेत्री जैसी सामाजिक भूमिकाओं का अनुकरण करना प्रारंभ करता है, अर्थात उसमें सामाजिक चेतन का तत्व विकास प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं एक दृष्टि में देखिए क्या क्या है। बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषता देखिए पहला क्या? शारीरिक विकास प्रारंभ में तीव्र, परिपक्व काल में स्थिरता के साथ विकास। नंबर 2 देखिए मानसिक योग्यता में वृद्धि, जैसे स्मरण, तर्क शक्ति, प्रत्यक्षीकरण। नंबर 3 जिज्ञासा की प्रबलता, जैसे क्यों और कैसे कार्य तथा करण संबंध को जानना चाहता है। और आत्मनिर्भरता की भावना, रचनात्मक कार्यों में रुचि। देखिए सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, संग्रह की प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति की न्यूनता, रुचियों में परिवर्तन। देखिए बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, चंचलता कम हो जाती है। बाल्यावस्था में मानसिक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, चंचलता कम हो जाती है। रास ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। रास ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। देखिए मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। देखिए दूसरा क्या है? संवेदनशीलता, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, प्रत्यक्षीकरण में वृद्धि, जिज्ञासा की प्रबलता। बाल्यावस्था में बालक क्यों तथा कैसे के प्रश्न अधिक पूछता है बाल्यावस्था में। अब देखिए बाल्यावस्था में बालक विभिन्न विषयों से संबंधित विस्तृत सूचनाएं प्राप्त करता है और कारण को समझने का प्रयास करता है। अरस्तु ने कारण सिद्धांत की व्याख्या की। अरस्तु ने कारणता सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में की। देखिए पुस्तक, अब कारणता सिद्धांत की व्याख्या की, ये तो आपको पता ना हो चलेगा, लेकिन पॉलिटिक्स किसकी बुक है? अरस्तु की। ये सब आपको बुक के नाम पता होने चाहिए। उसने कारणता को 4 भागों में विभाजित किया। उत्पादनकरण, निमित्तकरण, स्वरूपकरण, कार्यकरण। मिट्टी का लंदा ये सब छोड़िए। देखिए जीन पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा बहिर्मुखी होता है। देखिए थोड़ा सा 1 मिनट। देखिए जीन पियाजे की संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा बहिर्मुखी होता है। जीन पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा बहिर्मुखी होता है। देखिए बाल्यावस्था में काम की भावना, शुरू से ये छोड़िए। काल्पनिक का मत किए थे, सामूहिक खेल छोड़ो सब हटा। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, कोल एवं ब्रूस का मत है कि बाल्यावस्था समगात्मक विकास का अनोखा काल है।
किसका मत है? बाल्यावस्था संज्ञानात्मक विकास का अनोखा काल है, कोल एवं ब्रूस का मत है। स्टेनले हॉल का मत है कि बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति हैं जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। देखिए, कोल ब्रूस का मत है कि खेलों के द्वारा बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। स्ट्रेक का मत है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते न हो। देखिए, बाल्यावस्था की शारीरिक विकास, ये इम्पोर्टेंट है। 6 से 9 वर्ष की अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। 6 से 9 वर्ष की अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। देखिए, 9 से 12 वर्ष में गति धीमी हो जाती है, लेकिन इस समय शरीर का विकास दृढ़ता के साथ हो रहता है। देखिए, बाल्यावस्था में जो 6 से 9 वर्ष की अवस्था में विकास तीव्र गति से होता है, लेकिन 9 से 12 में धीमी हो जाती है। देखिए, यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवस्था में परिपाक काल कहते हैं। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल कहते हैं। किस कारण? क्योंकि इसमें जो विकास की शारीरिक विकास की तीव्रता वो कम हो जाती है। लंबाई में देखिए, बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई प्रत्येक 5 से 7 सेंटीमीटर की गति से बढ़ती है। देखिए, बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई प्रत्येक 5 से 7 सेंटीमीटर गति से बढ़ती है। बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई प्रत्येक वर्ष 5 से 7 सेंटीमीटर की गति से बढ़ती है। इस प्रकार संपूर्ण बाल्यकाल में 30 से 42 सेंटीमीटर औसतन लंबाई में वृद्धि होती है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर देख लीजिए। बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई प्रत्येक वर्ष 5 से 7 सेंटीमीटर की गति से बढ़ती है। इस प्रकार संपूर्ण बाल्यकाल में 30 से 42 सेंटीमीटर औसत लंबाई में वृद्धि होती है। देखिए, मस्तिष्क बाल्यावस्था के अंत तक सिर का आकार प्रौढ़ावस्था के सिर के आकार का लगभग 95% हो जाता है। अब हड्डियों के बारे में देखिए, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है, क्योंकि मांसपेशियां हड्डियों का रूप धारण कर लेती हैं। कुछ मांसपेशियां जो हड्डियां बन जाती हैं। देखिए, शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 था, बाल्यावस्था में 270 से बढ़कर 350 हो जाती है हड्डियां। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलिएगा नहीं। बाल्यावस्था में अस्थायी दांत जो है, बाल्यावस्था में देखिए अस्थायी दांत जो है 27 से 28 निकल आते हैं। शैशवावस्था में अस्थायी दांत 1 आते हैं, जबकि बाल्यावस्था 1 से 2, और जबकि बाल्यावस्था में 27 से 28 आ जाते हैं। अब एक दृष्टि में देखिए ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है। शरीर विकास में स्थिरता। देखिए, बाल्यावस्था की विशेषता यही है। शरीर विकास में स्थिरता, मानसिक योग्यता में वृद्धि, जिज्ञासा की प्रबलता, वास्तविक जगत में प्रवेश, रचनात्मक कार्यों में आनंद, सामाजिक गुणों का विकास, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, संग्रह करने की प्रवृत्ति, निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति में सुगमता, रुचियों में परिवर्तन, असामूहिक प्रवृत्ति का प्रबलता, और एक है आत्मनिर्भरता की भावना। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में। अब देखिए, वस्तुओं के संबंध को जानने का प्रयास बालक किस अवस्था में करता है? बाल्यावस्था में। वस्तुओं को जानने का प्रयास किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। देखिए, अभी देखिए तीसरा, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। देखिए, एक मिनट, कौन सी अवस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रयत्न करता है? बाल्यावस्था में। पूर्ण विकसित मस्तिष्क का कितना प्रतिशत बाल्यावस्था में तैयार होता है? 95%। बाल्यावस्था में प्रत्येक वर्ष शरीर की लंबाई में लगभग कितनी वृद्धि होती है? 5 से 7 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। अब देखिए, पहला, बाल्यावस्था में सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहनशीलता, आज्ञाकारिता, सद्भावना, परस्पर सहयोग। बाल्यावस्था में सामूहिक खेलों में रुचि अधिक होती है। बाल्यावस्था में भाषा में रुचि अधिक होती है। शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था बालक के निर्माण की अवस्था है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें वह स्वयं क्रिया एवं खेल द्वारा अर्जन करे। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप यथार्थवादी होना चाहिए। बाल्यावस्था में बालक को वाद विवाद, संभाषण, कविता, कहानी, निषेध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि निम्नवत है।
मॉन्टेसरी शिक्षा विधि, ये इम्पोर्टेंट देखिए, मॉन्टेसरी शिक्षा विधि, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि, जो मॉन्टेसरी मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था प्रोजेक्ट जो विधि है, जो ये तो मॉन्टेसरी ने दिया था प्रोजेक्ट शिक्षण विधि, डाल्टन शिक्षण विधि, किंडरगार्टन बेसिक शिक्षण विधि। देखिए ये सब खेल से संबंधित है, क्रियाएं खेल पर आधारित शिक्षण विधियाँ हैं। देखिए बाल्यावस्था के मानसिक एवं सामाजिक विकास हेतु पाठ्यक्रम क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे भ्रमण, सरस्वती यात्राएं, नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि। किशोरावस्था में विकास, देखिए किशोरावस्था क्या है, एडोलसेंस किशोरावस्था। देखिए मानव विकास की जन्मोपरांत तृतीय अवस्था किशोरावस्था, पहला शैशवावस्था है जन्म से 6 वर्ष, दूसरा बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष, तीसरा किशोरावस्था है 12 से 18 वर्ष। देखिए किशोरावस्था, हेडो कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में ज्वर उठना प्रारंभ होता है, इसलिए कमेटी ने इसे किशोरावस्था प्रारंभ कहा है। यह अवस्था बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल है, अर्थात बालक की मन स्थिति में संदेहात्मक स्थिति बनी रहती है, क्योंकि उसे न तो बालक समझा जाता है और न प्रौढ़। अतः संधि काल होने के कारण किशोरावस्था की अवस्था को सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। स्पष्ट है कि किशोरावस्था विकास की वह अवस्था है जो तरुण से प्रारंभ होती है और परिपक्वता के उदय होने पर समाप्त होती है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहा जाता है। एडोलसेंस लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से बना है, एडोल्सियर जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, जिसकी समाप्ति पर बालक पूर्ण परिपक्व हो जाता है। इसने हाल ने किशोरावस्था को 4 शब्दों के रूप में परिभाषित किया है। किसने? स्टेन ने हाल ने किशोरावस्था को 4 शब्दों में परिभाषित किया। कौन? संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टेन हाल का। स्टेन हाल का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है चारों, संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कितने कहा है? स्टेन हाल ने। देखिए सांस्कृतिक एवं वातावरणीय भेद के कारण किशोरावस्था के विकास की अवधि में कुछ अंतर पाया जाता है, जैसे शीत प्रधान प्रदेशों की अपेक्षा गर्म प्रदेशों में किशोरावस्था पहले आता है। बालकों की तुलना में किशोरियों में किशोरावस्था 2 वर्ष पहले प्रारंभ होती है। अब देखिए जैसे बालकों की तुलना में किशोरियों में किशोरावस्था 2 वर्ष पहले प्रारंभ होती है। किशोरावस्था मतलब एवन जो है वो बालकों से पहले लड़कियों में होता है। संवेगात्मक उथल पुथल होने के कारण कुछ मनोवैज्ञानिक इसे समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। अब देखिए ऐसे पूछ लेगा समस्यात्मक अवस्था किसे कहते हैं, तो किशोरावस्था को कहते हैं। किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं की मन स्थिति सदैव शिशुओं के समान चंचल बनी रहती है, इसलिए किशोरावस्था को रास ने शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। रास ने क्या बोला? किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। देखिए किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताएं एक दृष्टि में। अब देखिए किशोरावस्था की समग्रता में विकास क्या है? विकासात्मक विशेषता देखिए शारीरिक विकास पूर्ण रहता है, किशोरावस्था में शारीरिक विकास पूर्ण होता है, मानसिक विकास में भी परिवर्तन होता है और 16 वर्ष की अवस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास हो जाता है। पूर्ण मस्तिष्क का वजन 1200 से 1400 ग्राम होता है। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ 16 वर्ष की अवस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास हो जाता है। पूर्ण मस्तिष्क का वजन 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। और देखिए प्रतिष्ठा एवं पदवी की आवश्यकता, वृत्ति समस्याएं, देखिए स्थिरता तथा समायोजन का अभाव, मादक वस्तुओं के सेवन की समस्या, व्यवहार में विभिन्नता, आत्महत्या की प्रवृत्ति की विकास, घनिष्ठ मित्रता, बुद्धि का अधिकतम विकास, रुचियों में परिवर्तन का, ये सब किशोरावस्था में प्रवृत्ति होती है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति, मनोरंजनात्मक स्वतंत्रता का विद्रोह का, सामाजिक, ये सब कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब बहुत से हैं। अब देखिए इसको थोड़ा पढ़ देखिए, किशोरावस्था में यौवन प्रारंभ के लक्षण प्रकट होते हैं। किशोरावस्था और किशोर और किशोरियों क्रमशः पुरुष और मातृत्व प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। शारीरिक ढांचे तथा मांसपेशियों में दृढ़ता आती है। 14 से 15 वर्ष की अवस्था में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। 14 से 15 वर्ष की अवस्था में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। कौलसनिक का कथन है कि बालक एवं बालिकाएं दोनों
दोनों को अपने शरीर और स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। बालकों के लिए सबल, स्वस्थ और उत्साही बनना, बालिकाओं के लिए अपनी आकृति को नारी जाति आकर्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है। देखिए, किशोरों की अपेक्षा किशोरियों में कल्पना शक्ति अधिक होती है। किशोरों की अपेक्षा किशोरियों में कल्पना शक्ति अधिक होती है। देखिए यहाँ पे देखिएगा, किशोर एवं किशोरियों का व्यवहार क्षणभंगुर रहता है, क्योंकि उनकी मन स्थिति शिशु जैसा रहता है। वह कभी विचार करता है तो कभी कुछ नहीं, मनोस्थिति चंचल बना रहता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक रास ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। रास ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। देखिए, किशोरावस्था में मादक वस्तुओं के सेवन से संबंधित समस्या अधिक विकराल हो गई है। मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन से यह सिद्ध हो गया है कि मादक वस्तुओं के सेवन से समाज की आर्थिक, नैतिक तथा पारिवारिक समस्याएं जन्म ले रही हैं। अतः विद्यालय स्तर पर उन्हें किशोरों को मादक वस्तुओं के सेवन से हो रहे सामाजिक पतन की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए, जिससे उन्हें राष्ट्र का स्वच्छ नागरिक बनाया जा सके। देखिए, वैलेंटाइन, देखिए 15 वर्ष की अवस्था तक रुचि में परिवर्तन होता है। ये छोड़िए, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैलेंटाइन का मत है कि किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों में समानता और विभिन्नता पाई जाती है। जैसे पत्र पत्रिकाएं, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, सिनेमा आदि। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है। वैलेंटाइन के शब्दों में घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। वैलेंटाइन के शब्दों में घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। देखिए, क्रो के शब्दों में किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। देखिए, ब्लेयर, जोन्स तथा सिप्सन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। अब देखिए, स्टेनहाल का ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, स्टेनहाल किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। B.F. स्किनर के अनुसार देखिए, किशोर का निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है। वैलेंटाइन के शब्दों में किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। कार्लसनी का मत है कि किशोरावस्था प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। बिंग व हंट का मत है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। B.N. झा, जहाँ तक वृद्धि के विकास का संबंध है, यह किशोरावस्था के अंतर्गत अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। देखिए, अब इस अवस्था में किशोर पूर्णतः बहिर्मुखी हो जाता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में किशोर पूर्णतः बहिर्मुखी हो जाता है, क्योंकि वह अपने चारों ओर वातावरणीय समाज में रुचि लेता है, विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर सम्मिलित होना चाहता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के कारण किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों में आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता, पारस्परिक सहयोग, अनुशासन, परोपकार की भावना जैसे नैतिक गुणों का या तत्वों का विकास होता है। देखिए, स्टेनहाल का मत है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। स्टेनहाल का मत है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव की विशेषताओं के दर्शन होते हैं। मनोवैज्ञानिक द्विग तथा हंट का मत है कि किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है, और यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक होता है। देखिए, अवस्था मस्तिष्क, हड्डी, दांत, मांसपेशियां, शरीर के भार का प्रतिशत। शैशवावस्था, जन्म नवजात शिशु 350 ग्राम। मस्तिष्क जो होता है, देखिए पहला जो शैशवावस्था में, एक मिनट देखिए, पहला देखिए शैशवावस्था, नवजात शिशु का जो भार 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है। हड्डी जो है 270 होती है, और दांत छठे माह में दूध का दांत निकलते हैं। और मानसिक शरीर के भार का प्रतिशत 23% होता है। देखिए दूसरा, 5 से 6 वर्ष में 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है मस्तिष्क का भार।
हड्डी उतना ही रहता है। 12 माह में सभी दूध के दांत निकल आ जाते हैं। 1 साल में सभी दूध के दांत आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट इसका पूर्ण मस्तिष्क का 90% होता है। 1 या 2 अस्थायी दांत निकल आते हैं शैशवावस्था में। अब देखिए बाल्यावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का 95% भाग होता है और जो मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम होता है। 27 से 28 अस्थायी दांत निकल आते हैं और पूरा 33% विकसित होता है। किशोरावस्था में देखिए 16 वर्ष की अवस्था में पूर्ण मस्तिष्क का 12 से 14 ग्राम का विकास होता है। हड्डियों की संख्या 206 होती है और प्रज्ञा अकील के दांत निकल आते हैं। अब देखिए किशोरावस्था में शारीरिक विकास में एक दृष्टि में देखिए बालक प्रायः 16 वर्ष की उम्र तक तथा बालिकाएं प्रायः 16 वर्ष की उम्र तक तथा बालक 18 वर्ष की उम्र तक अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, लड़कियां 16 साल और लड़के 18 साल तक अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। 18 वर्ष की उम्र का औसत बालक इसी क्रम की औसत बालिका से लगभग 10 सेंटीमीटर अधिक लंबा होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 18 वर्ष की उम्र का औसत बालक इसी उम्र की औसत बालिका से लगभग 10 सेंटीमीटर अधिक लंबा होता है। सिर तथा मस्तिष्क लगभग 16 वर्ष की उम्र तक सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। पूर्ण विकसित मस्तिष्क का वजन 1 किलो 200 ग्राम से पूर्ण विकसित मस्तिष्क का वजन 1 किलो 200 ग्राम 1200 से 1400 ग्राम होता है। हड्डियाँ किशोरावस्था में हड्डियों की अस्थिरीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अस्थिरीकरण की प्रक्रिया लड़कों की तुलना में लड़कियों में तीव्र होती है और ये प्रौढ़ व्यक्ति में हड्डियों की संख्या 206 होती है। लगभग 14 वर्ष में किशोरियों में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लीजिए कितना हड्डियों की संख्या 206 होती है। प्रौढ़ावस्था में किशोरियों में मासिक धर्म 14 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए थायराइड ग्रंथि के सक्रिय हो जाने के कारण किशोर को आवाज़ में भारीपन आ जाता है। किशोरों की आवाज़ में भारीपन आता है थायराइड ग्रंथि के सक्रिय हो जाने के कारण, जबकि किशोरियों की आवाज़ में कोमलता आ जाती है। इस समय धड़कन 1 मिनट में 72 बार होने लगता है। किसमें? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में शरीर की मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। शरीर की मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। देखिए पहला देखिए एक मिनट। किशोर अत्यधिक कल्पनाशील होता है। कल्पना की प्रबलता के कारण इस उम्र में दिवा सपना देखने की प्रवृत्ति होती है। लड़कियों में दिवा सपना अधिक होता है। प्रत्ययों के आधार पर अमूर्त चिंतन की क्षमता विकास, रचनात्मक कल्पना की क्षमता का विकास। 18 वर्ष की आयु का औसत बालक इसी आयु की औसत बालिकाओं से लगभग 10 सेंटीमीटर अधिक लंबा होता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट, किशोरावस्था पर सर्वाधिक अध्ययन जीएस हॉल ने किया है। किशोरावस्था पर सर्वाधिक अध्ययन किसने किया है? जीएस हॉल ने किया है। जीएस हॉल अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, मनोरंजन करना किशोरों का गुण। किशोरावस्था में धड़कन नियमित हो जाता है। किशोरावस्था में किशोर और किशोरियां नैतिक बातों पर चिंतन करने लगते हैं, अर्थात वो अपने जीवन दर्शन को निर्माण करते हैं। किशोर बहुधा आदर्शवादी होते हैं। किशोर में लिंग संबंधित संतोषप्रद कार्य करने की आकांक्षा होती है। किशोर वयस्क व्यवहार की अनेक विधियों को सीखने का प्रयत्न करते हैं। देखिए एडोलसेंस किसकी रचना है? जीएस हॉल का। एडोलसेंस किसकी रचना है? जीएस हॉल का। किसका मत है कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है और पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के प्रतीक दिखाई देने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार बाल्यावस्था में और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो किसका मत है? किंग का। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसका मत है? किलपैट्रिक्स का। किसका कॉल है? किलपैट्रिक्स। किलपैट्रिक्स का। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत हैं। अब देखिए किशोरावस्था में सामाजिकता की प्रवृत्ति और समाज के प्रत्येक काम में सहभागिता का विकास कैसे हो। सामूहिक खेल, स्काउटिंग, पर्यटन, एनसीसी, एनएसएस आदि विद्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए। किस मापदंड के अनुसार किशोरों के शब्द चयन का विस्तार होता है? स्टैनफोर्ड बिने मापदंड के अनुसार किशोरों के शब्द चयन का विस्तार होता है। देखिए इनके क्या है, इनके मापदंड पर देखिए
14 वर्ष की आयु पर कितने शब्द भंडार हो जाते हैं? 9000। 16 वर्ष की आयु पर कितने शब्द भंडार हो जाते हैं? 11700। 18 वर्ष की आयु पर कितने शब्द भंडार हो जाते हैं? 13500। 13500। देखिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का मानसिक विकास। देखिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का मानसिक विकास इनमें इम्पोर्टेंट। देखिए, मानसिक विकास की प्रक्रिया निरंतर तथा सातत्य रूप में आजीवन चलती रहती है। मानसिक विकास का जो प्रक्रिया है जीवन भर चलती रहती है। देखिए, मानसिक विकास की निम्नलिखित शक्तियों का विकास देखिए पहले क्या है, जैसे भाषा, अधिगम, संज्ञानात्मक शक्तियाँ, संवेदना, प्रत्यक्ष, प्रत्यय निर्माण, अवलोकन, ध्यान, स्मृति, स्मृति अरे ध्यान, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णयन, बुद्धि। देखिए, यहाँ से आप चालू करेंगे सब। देखिए, इसमें देखिए, एक मिनट वो बता दें कैसे है मानसिक विकास का। संज्ञानात्मक शक्तियाँ मानसिक विकास का देखिए पहले क्या है, संवेदना, फिर प्रत्यक्ष, अब प्रत्यय निर्माण, अवलोकन, ध्यान, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णयन, बुद्धि। बुद्धि के बाद क्या है, देखिए भाषा है, फिर अधिगम है, संज्ञानात्मक शक्तियाँ हैं। मानसिक विकास के लिए निगमन और आगमन दोनों का होना आवश्यक है मानसिक विकास के लिए। अब देखिए यहाँ क्या है, ब्रिटिश अनुभववादी विचारक जॉन लॉक 1632 से 1704 ईस्वी अपनी पुस्तक मानव बुद्धि पर निबंध। देखिए, जॉन लॉक की पुस्तक का नाम मानव बुद्धि पर निबंध में उल्लेख किया है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क या आत्मा कोरे कागज या साफ स्लेट या अंधेरे कमरे की तरह है। कौन बोला है कि मस्तिष्क शिशु का मस्तिष्क जो कोरे कागज या साफ स्लेट या अंधेरे कमरे की तरह है? जॉन लॉक ने बोला है। इनकी पुस्तक का नाम मानवीय बुद्धि पर निबंध है। अब देखिए, शैशवावस्था में मानसिक विकास से संबंधित ज्ञानात्मक इकाइयाँ एक दृष्टि में देखिए, शिशु जन्म के समय दूध पीना, हाथ पैर फेंकना, सहसा जोर की आवाज़ सुनकर चौंकना आदि क्रिया करता है। माँ और शिशु का महत्वपूर्ण कार्य। देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा देखिए। देखिए, प्रथम माह भूख का अनुभव, तेज प्रकाश के प्रति अनुक्रिया करना दूसरे माह में। देखिए, फिर चौथे माह में क्या, खिलौनों का। देखिए जैसे पहले माह में भूख का अनुभव, दूसरे माह में तेज प्रकाश के प्रति अनुक्रिया करना, चौथे माह में खिलौनों को पकड़ने का प्रयास, छठवें माह में देखिए अपने नाम जैसे गोलू पिंटू को समझने का प्रयास, आठवें माह में घुटने के बल चलना और 10वें माह में दोहराने की प्रवृत्ति। इम्पॉर्टेंट देखिए, घुटने के बल बालक कब चलता है? 8वें महीने में। दोहराने की प्रवृत्ति कब आती है? 10वें महीने में। जन्म के 1 सप्ताह बाद ही शिशु मुस्कुराने की सहज क्रिया करता है। जब बालक का जन्म होता है 1 हफ्ता बाद वो मुस्कुराने लगता है। जन्म के समय मस्तिष्क का लगभग 350 ग्राम भार होता है, जो 6 वर्ष की आयु तक बढ़ते बढ़ते लगभग 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है, जो पूर्ण मस्तिष्क का 90% भाग होता है। प्रथम वर्ष में शिशु छोटे छोटे शब्दों को बोलता है। द्वितीय वर्ष में शिशु 2 शब्दों के वाक्यों का प्रयोग करता है। वर्ष के अंत तक बच्चे के पास 100 से 200 शब्द का भंडार हो जाता है। तृतीय वर्ष संख्या दोहराता है, सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है। चतुर्थ वर्ष में 10 तक गिनती याद कर लेता है, अच्छा लिखना प्रारंभ करता है। 5वें वर्ष में रंगों की पहचान करता है। 6वें वर्ष में व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बोलता है। कितने? 6वें वर्ष में। पूर्व बाल्यावस्था के बारे में 3 से 6 वर्ष में क्रो एवं क्रो का मत है। इस अवस्था में मानसिक योग्यता के विकास का प्रारंभ होता है और मानसिक योग्यता तेजी से बढ़ती है। बाल्यावस्था में बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है और अपना सरलता पूर्वक मित्र और समूह बना लेता है। विद्यालय स्तर पर लेन देन की अंतःक्रिया के फलस्वरूप बालक का मानस पटल विकसित होता है, सामाजिक और नैतिकता का भी ज्ञान होता है। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के मानस पटल पर शिक्षकों, विद्यालयी वातावरण और पुस्तकों का प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप शैशवावस्था की तुलना में उनका चिंतन पहले से अधिक तर्कसंगत एवं ठोस हो जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि बालक के मानसिक विकास का स्तर इतना ऊंचा पहुंच जाता है कि वे स्पष्ट रूप से सेंटीमीटर, इंच, फीट, वर्ग फीट, मीटर और किलोमीटर का अर्थ समझने लगते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों को दिन, सप्ताह, माह, वर्ष को भी समझने लगते हैं। क्रो का मत है कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। वर्ष और मानसिक विकास की उत्तरोत्तर सीमा। 6वां वर्ष
बालक प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, शरीर के अंगों को सरलता से बता लेता है, 15 तक गिनती सुना सकता है छठे वर्ष में। 7वें वर्ष में विभिन्न वस्तुओं में भेद और समानता की समझ रखता है, संयुक्त तथा जटिल वाक्यों का समाधान खोजने का प्रयास करता है। 8वें वर्ष में बालक छोटी छोटी कहानियाँ एवं कविताओं को याद कर लेता है। देखिए 9वें वर्ष में बालक इस अवस्था में समय, दिनांक, दिन, सप्ताह, माह और वर्ष का ज्ञान हो जाता है। बौद्धिक संक्रिया, गुण, जोड़ घटाव, भाग सरलतापूर्वक कर लेता है। 10वें वर्ष में देखिए दैनिक कार्य स्वयं करने लगता है और बालक तीव्र गति से बोलने लगता है। 11वें वर्ष में बालक में तर्क, चिंतन, जिज्ञासा और निर्णय की शक्ति का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। कठिन शब्दों की व्याख्या करने का प्रयास करता है। 12वें वर्ष में समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है, यथार्थवाद को समझने लगता है। पूर्ण विकसित मस्तिष्क का 95% भाग बाल्यावस्था में तैयार हो जाता है। पूर्ण विकसित मस्तिष्क का 95% भाग बाल्यावस्था में तैयार हो जाता है। देखिए किशोरावस्था में मानसिक विकास से संबंधित ज्ञानात्मक इकाइयाँ में क्या देखिए समानता। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि किशोरावस्था के अंत तक मानसिक विकास का विकास अधिकतम हो जाता है और जीवन के अन्य वर्षों में इस मानसिक क्षमता का मात्र सुदृढ़ीकरण होता है। लगभग 16 वर्ष की आयु तक सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। पूर्ण विकसित मस्तिष्क का भार 1 किलो 200 ग्राम से 1 किलो 400 ग्राम के बीच होता है, 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास की दृष्टिकोण से निम्न परिवर्तन आते हैं। चिंतन में औपचारिक संक्रिया, ये सब तो ऐसे ही है, देख लेना है। किशोरावस्था ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आया है। देखिए अरस्तु, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। किसने कहा? अरस्तु का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अरस्तु का वुडवर्थ के अनुसार, देखिए वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाती है। अरस्तु शिक्षा मनुष्य की शक्ति का, विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। स्ट्रेगर के शब्दों में माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से प्रभावित होती है। डी मैकार्थी के शब्दों में छठी श्रेणी के छात्र का शब्द भंडार 5000 शब्दों का होता है। देखिए क्रो का मत है कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। देखिए क्या है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में देखिए क्या है, संवेग मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण इकाई है। मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा संवेगों से मिलती है। संवेग का संबंध हमारे जीवन के भावात्मक पहलू से है। रास का मत है कि संवेग चेतना की अवस्था है। रास का मत है कि संवेग जो चेतना की अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता रहती है। संवेगों के उत्पन्न होने पर व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। देखिए संवेग पद का अंग्रेजी रूपांतर इमोशन है, जो लैटिन शब्द इमूवर से बना है। दूसरे शब्दों में इमोशन शब्द ई और मोशन से बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से तथा मोशन का अर्थ होता है गति। इस प्रकार से इमोशन का अर्थ हुआ अंदर की भावात्मक भाव को गति प्रदान करना। अब देखिए वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने 1919 में सर्वप्रथम यह अध्ययन कर पाया कि नवजात शिशु में 3 संवेग होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने 1919 में यह सर्वप्रथम यह अध्ययन कर पाया कि नवजात शिशु में 3 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम। देखिए नवजात शिशु में 3 संवेग भय, क्रोध, प्रेम होता है। किसने बताया? वाटसन ने। देखिए महिला मनोवैज्ञानिक थी कौन? विजेज नामक महिला वैज्ञानिक का मत है कि 2 वर्ष की अवस्था तक शिशु में सभी प्रमुख संवेग विकसित हो जाते हैं, जैसे भय, क्रोध, प्रेम। 3 माह की उम्र में दुख और आनंद संवेग का जन्म होता है और इन संवेगों से अन्य संवेगों की उत्पत्ति होती है, जैसे दुख से क्रोध, भय, क्रोध, घृणा, आनंद से उल्लास और अनुराग। हर्ष संवेग का जन्म सबसे अंत में होता है। संवेग के उदय होने पर सुप्त तक व्यक्ति जागृत हो जाता है और किसी कार्य को करने में स्फूर्ति दिखाता है। उसके शारीरिक एवं मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। संवेग के कारण वह
प्रशंसनीय या निंदनीय कार्य कर बैठता है। देखिए, संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है। किसने कहा? वुडवर्थ ने। संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है। कितने का? वुडवर्थ ने। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। संवेगों की विशेषताएं एक दृष्टि में संवेग से कार्य करने की प्रेरणा शक्ति मिलती है। जैसे आप किसी पर्व या वैवाहिक समारोह पर घर जाते हैं तो आप अपने परिजनों के साथ साथ प्रेमी या प्रेमिकाओं से मिलते हैं। संज्ञानात्मक स्थिति या भाव प्रकट करते हैं और संकल्प करते हैं कि इस बार इस कार्य को करना है, जैसे प्रगति परीक्षा से PCSI पास करनी आदि। लेकिन संवेग अस्थायी एवं परिवर्तनशील रहता है। देखिए, संवेग जो अस्थायी एवं परिवर्तनशील रहता है क्योंकि इसका संबंध इंद्रियों से होता है और इंद्रियां से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अक्रमबद्ध एवं अशृंखलित रहता है। संबंध विच्छेद के बाद उसे वेगवान से प्रतियोगी का परीक्षा में सहभागिता नहीं रह जाती, इसलिए परिणाम संतोषजनक नहीं रहता। अतः संवेग को बुद्धि से नियंत्रित होना चाहिए। यही भाव परमात्मा के साथ भी है। संवेग का स्थानांतरण होता है। संवेगों की प्रकृति भावात्मक होती है। सोचने समझने की क्षमता का लोप हो जाता है। संवेगों की स्थिरता रहती है। संवेग व्यक्तिगत होता है। संवेग व्यापक होता है। संवेग की स्थिति में शारीरिक परिवर्तन होता है। संवेग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। संवेग का संबंध क्रियात्मक प्रवृत्ति से है, जैसे आमोद व व्यक्ति हंसता है। ये क्या है? देखिए, संवेगों की विशेषताएं एक दृष्टि में संवेग की विशेषताएं ये सब है 10। देखिए, ये भी संवेग की विशेषता है। संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है, जैसे संतान कामना से, वात्सल्य। संवेग में सुख और दुख निहित रहता है। संवेग धनात्मक और ऋणात्मक में होता है। प्रेम धनात्मक संवेग, क्रोध ऋणात्मक है। संवेग प्राकृतिक होता है जैसे क्रोध, संवेग विकसित होता है जैसे प्रेम। सभी प्रकार के संवेग, चाहे कोई धनात्मक या ऋणात्मक, बालक का सामाजिक तथा शैक्षिक अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित या प्रफुल्लित करते रहते हैं। भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने राग और द्वेष के रूप में संवेग को दो वर्गों में विभाजित किया है। जिन संवेगों से व्यक्तियों को सुख एवं आनंद की अनुभूति होती है उन्हें सुखमय संवेग या धनात्मक सकारात्मक संवेग कहते हैं, जैसे प्रेम, भक्ति। जबकि जिन संवेगों से व्यक्ति को दुखमूलक अनुभूति होती है उसे दुखमय संवेग, ऋणात्मक संवेग, नकारात्मक संवेग कहा जाता है, जैसे घृणा, क्रोध, भय इत्यादि। तो मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने 1908 में अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन मूल प्रवृत्तियों का संबंध संवेग से रहता है। मूल प्रवृत्तियों की कुल संख्या 14 है। इस प्रकार 14 संवेग भी हैं जो आकारिक रूप से निम्नलिखित है। देखिए, मैकडूगल के साथ 14 संवेग कौन कौन से हैं। देखिए, संतान कामना, वात्सल्य, शरण गति, करुणा, जिज्ञासा, आश्चर्य, हास, आमोद, गौरव, आत्माभिमान, संग्रहण, स्वामित्व और रचना, धार्मिकता का कृतभाव। देखिए, ईर्ष्या, क्रोध, निवृत्ति, घृणा, पलायन का भय, दैनिक आत्महीनता, सामूहिकता का एकाकीपन, भोजन की तलाश, भूख और काम प्रवृत्ति। चौदह मैकडूगल के अनुसार संवेग है। शैशवावस्था में संवेगात्मक स्थिति। नवजात शिशु अपने संवेगों को व्यवहार के रूप में अभिव्यक्त करता है, जैसे रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना। इस बात का प्रमाण है कि प्रारंभ में शिशु की संवेगात्मक स्थिति सामान्य उत्तेजना मात्र रहती है। बीजेज के अनुसार 3 माह की उम्र में उसमें 2 संवेग पैदा हो जाते हैं, जैसे दुख, आनंद, और 2 वर्ष की उम्र में सभी संवेगों का जन्म हो जाता है। शिशु के संवेग प्रारंभ में अस्पष्ट रहते हैं, धीरे धीरे उनमें अस्पष्टता आती है। दूसरे शब्दों में, जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके संवेगात्मक व्यवहार में स्थिरता या नियंत्रण पाई जाती है, जैसे खिलौनों की मांग करना। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में अर्थात 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बालिका में मित्र प्रेम या पितृ प्रेम या मातृ भाव विरोधी भावना ग्रंथि इलेक्ट्रा और बालक में मातृ प्रेम या पितृ विरोधी भावना ग्रंथि ओडिपस ग्रंथि का विकास होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, बाल्यावस्था में संवेगात्मक स्थिति। धीरे धीरे शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में संवेगों में तीव्रता एवं उग्रता नहीं रहती।
बल्कि अस्थायीता आने लगती है, जिसके आधार पर मनोवैज्ञानिक कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का आदर्श काल कहा है, जबकि क्रो एवं क्रोग का मत है कि बाल्यावस्था के संपूर्ण वर्षों में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। देखिए, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की स्थिति। किशोरावस्था पर सर्वाधिक अध्ययन करने का श्रेय जी.एस. हॉल को है। किशोरावस्था पर सर्वाधिक अध्ययन करने का श्रेय जो जी.एस. हॉल का है, जिसने किशोरावस्था की मानसिक स्थिति को संघर्ष, तूफान, तनाव, विरोध की अवस्था बताया, जबकि कोल ब्रूस का मत है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। स्टेनले हॉल ने बताया किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बी.एन. झा का मत है, ये सब थ्योरी अपने देख लीजिए। बी.एन. झा का मत है कि किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाओं में काम प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। बी.एफ. स्किनर के शब्दों में शिशु का संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे निश्चित और स्पष्ट होता जाता है। उसके व्यवहार के विकास की समान दिशा अनिश्चित और अस्पष्ट से विशिष्ट की ओर होती है। रास के अनुसार संवेग चेतन की अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। गिलफोर्ड के शब्दों में संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। वैलेंटाइन के शब्दों में जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तब संवेग की उत्पत्ति होती है। जर्सील्ड के शब्दों में किसी प्रकार के आवेश आने पर भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। बेरान व बर्न कैंडोविच के शब्दों में संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और जिसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं। मैकडूगल के शब्दों में संवेग अनुभव का एक प्रकार कार्य की प्रणाली एवं क्रिया की विधि है। सामाजिक विकास। नवजात शिशु न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक, बल्कि बाद के वातावरण एवं परिस्थिति के अनुसार उसमें सामाजिक और असामाजिक तत्व विकसित हो जाते हैं जो व्यवहार के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। जैसे जैसे उसका शारीरिक मानसिक विकास होता है उसी स्तर से उसका सामाजिक विकास होता है। अतः समाज एवं परिस्थितियों के अनुसार उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है और सामाजिक विकास का स्तर एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता जाता है और यह सामाजिकरण की प्रक्रिया सतत रूप से में चलती रहती है। हर्लॉक के अनुसार सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से होता है। यह सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास। देखिए, शैशवावस्था में सामाजिक विकास। देखिए, प्रथम माह में शिशु प्रकाश एवं आवाज़ से प्रभावित होता है। दूसरे माह में अन्य व्यक्तियों को देखकर मुस्कुराता है। शिशु 2 वर्ष की अवस्था में वह घर का सक्रिय सदस्य बन जाता है और घरेलू कार्यों में सहयोग देना प्रारंभ करता है। तीसरे वर्ष की अवस्था में बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेलने लगता है, जिससे उसके अंदर सामाजिक संबंध स्थापित होता है। 5 वर्ष की अवस्था में बच्चों के मानस पटल और नैतिक मूल्यों का विकास प्रारंभ होता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आंतप्रज्ञ काल 4 से 7 वर्ष में बालक खेल अधिक से अधिक सामाजिक होते हैं, जैसे शिक्षक, वकील, डॉक्टर, पोस्टमैन इत्यादि। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। बाल्यावस्था के प्रारंभ में अर्थात 6 वर्ष की अवस्था में बालक और बालिका विद्यालय में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस अवस्था को प्राथमिक बाल विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। वे विद्यालयी वातावरण से प्रभावित होकर सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं और मित्र या टोली या समूह बनाते हैं या किसी समूह का सदस्य बनना चाहते हैं। हर्लॉक का मत है कि टोली समूह बालक में आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना आदि गुणों का विकास करता है। जीन पियाजे अपने नैतिक मूल्य सिद्धांत नैतिक समानता में उल्लेख करते हैं कि बालक सहयोगात्मक खेलों में अधिक रुचि लेने लगता है, जिसके कारण उसके मानस पटल पर सामाजिकता के साथ साथ नैतिक मूल्य सिद्धांत का विकास होता है, जो समवयस्क बच्चों के साथ बढ़ती अंतःक्रिया का परिणाम होता है। किशोरावस्था का सामाजिक विकास। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियाँ
में पूर्ववर्ती अवस्थाओं की तुलना में सामाजिक का अधिक विकास होता है। किशोरों में प्राणों के समान व्यवहार करने की इच्छा प्रबल हो जाती है तथा वे अपने कार्यों एवं व्यवहारों के द्वारा समाज से समान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। ये सब अपने पढ़ लीजिए। क्रो का मत है कि जब बालक 13 से 14 वर्ष की उम्र में प्रवेश करता है तब उसके प्रति दूसरों के और दूसरों के प्रति उसके दृष्टिकोण न केवल उसके अनुभवों में बल्कि उसके सामाजिक संबंधों में परिवर्तन करने लगते हैं। किशोरों में बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास होता है। ये सब अपने देख लीजिएगा। ये स्टेगर का मत क्या है, ये सब पढ़ लीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है। सामाजिक विकास के संबंध में मनोवैज्ञानिक का मत। क्रो का मत है कि समगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। BF स्किनर वातावरण और संगठित सामाजिक साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। सोरेनसन के शब्दों में सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ ही अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि है। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए सोरेनसन क्रो के अनुसार बाल्यावस्था में बालक अपने शिक्षक का तो सम्मान करता है पर उसके परिहास करने की प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता है। हल्ला के शब्दों में समूह के प्रभाव के कारण बालक सामाजिक व्यवहार का ऐसा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करता है जैसे प्रौढ़ समाज के द्वारा निर्धारित की गई है दशाओं में उतना ही सफलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको आप देख लीजिएगा। आप इसको प्लीज़ एक बार अपने से इस वीडियो 3-4 बार देखिएगा और जहाँ अपने समय उसे रोक के आप इसको PDF को पढ़िएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज, बहुत सी थ्योरी हमने छोड़ दी है क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन जो पॉइंट मैं आपको बताया वो अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।